फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल यस टेन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको 12th का पहला चैप्टर है वैद्युत तथा वैद्युत विभव। उसका अब तक आपको 11 पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जो कि पहला चैप्टर है, और साथ में आपको वैद्युत आवेश का एक प्रैक्टिकल भी दिया गया है। आज आपका पार्ट 12वां है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको 11 पार्ट दिया गया था, उस 11वें पार्ट में आपका जो डेरिवेशन था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। पहला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, और दूसरा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम 11वें पार्ट में देखा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, वो कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, हमारा हेडिंग क्या है? हेडिंग है निरक्षी स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षी स्थिति का सेंस यह होता है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो। जब भी कभी भी आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नाम मिले, आप समझ जाइएगा क्या करना होगा। दो समान परिमाण के लेकिन चिन्ह में विपरीत आवेश होंगे, उसके बीच की दूरी क्या लेनी होगी? 2l लेनी होगी। इतना आपको कॉन्सेप्ट पहले करना होगा। और निरक्षी का सेंस ये होता है उसके अक्ष पर नहीं, उसके मध्य बिंदु के लंबार्धक जो रेखा खींचोगे, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु के लंब आर्धक जो रेखा खींचोगे वही कहलाता है निरक्षी स्थिति। जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाता हूं। जैसे कि आपका फिगर ये है, ये कोई आपका बिंदु आवेश है, ये कोई बिंदु आवेश है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा कर लिया जाए। ये कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पे -q आवेश है, और इससे पहले जो आपका है वो क्या है? ये आपका +q आवेश है, और इसका लंबार्धक खींचिए। इसका लंबार्धक जो खींचोगे वही कहलाएगा निरक्षी स्थिति। और परिमाण में समान आवेश होंगे, और बीच की दूरी क्या होगी? इनके बीच की दूरी 2l होगी। इतना बात हम किस नाम से रखते हैं? इतना अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण बोल रहा है तो दो समान आवेश लेंगे और चिन्ह में विपरीत होंगी, बीच की दूरी 2l लेंगे, इतना कार्य करेंगे। निरक्षी स्थिति में बोल रहा है अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में बोल रहा है, तो इसके लिए ये होता है इसका अक्ष, इस अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु के लंबवत लंबार्धक रेखा जो खींचेंगे वही कहलाती है निरक्षी स्थिति। अब चूंकि मध्य बिंदु से r दूरी किसी बिंदु P पे हमको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा हेडिंग यही है, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मध्य बिंदु से कितनी दूरी लिया जाएगा? मध्य बिंदु से r दूरी बिंदु P पर हमको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि -q के कारण P पे तीव्रता काम करेगा, +q के कारण भी तीव्रता P पे काम करेगा। चूंकि इन दोनों के मध्य बिंदु से r दूरी पर लिया गया है, तो दोनों की दूरी क्या होंगी? दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर होंगी। ये दूरी मान लिया जाए, अगर ये बिंदु A मान लिया जाए, ये बिंदु B मान लिया जाए, और पहले से ये क्या है? P है, और मध्य बिंदु में कोई बिंदु O मान लिया जाए, तो इस प्रकार जो आपका PA होगा बराबर होगा PB के। याद रखना, चूंकि मध्य बिंदु से खींचा गया है इसलिए PA और PB क्या होंगे? बराबर होंगे। और यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से इसकी दूरी l होगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या होगी? l होगी। इस प्रकार से चूंकि यहाँ से यहाँ l है और यहाँ से यहाँ r है, तो आप आसानी से
चूंकि यहाँ लंब है तो लंबार्धक था, तो आसानी से आप PA निकाल सकते हो। लेकिन एक बात और आपको गौर करना होगा कि PA और PB यदि बराबर हैं तो दोनों कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। ये भी कोण थीटा होगा और ये भी कोण थीटा होगा। अब अगर हम ये PA निकालना चाहें तो PA क्या है, आपका कर्ण है। तो एक त्रिभुज ले लीजिए PAO से। PAO से अगर बात कर लेंगे तो क्या करेंगे, PAO से बात करेंगे तो कर्ण क्या है, कर्ण है आपका PA। तो कर्ण आपका हो जाएगा PA का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा AO का स्क्वायर। PA आपको निकालना है तो PA को रोक लिया जाए, स्क्वायर लगा देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, कर्णी हो जाएगा। और PO क्या है, R है, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस AO क्या है, L है, तो L स्क्वायर हो जाएगा। और यही बराबर होगा किसके, PB के। इस प्रकार से PB भी इतना ही होगा। तो पहले हम आपको बात समझा गया, जब भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम लिया जाएगा, एक तरफ -q दूसरी तरफ +q, बीच की दूरी 2l होगी। इतना कार्य करते हैं कि ये, और निरक्ष का मतलब होता है दोनों के मध्य बिंदु से लंबार्धक रेखा किसी बिंदु R पर हमको तीव्रता निकालनी है। ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे -q है तो थोड़ा सा ध्यान देख ले। -q के कारण P पर तीव्रता क्या लगेगा, P पर तीव्रता अगर हम मान लेते हैं कि P पर तीव्रता जो होगी वह E1 है, तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = 1/4πε0 के Q/r²। r² मतलब होता है दूरी का स्क्वायर। तो अगर हम -q के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं तो उसको मैं बोल रहा हूँ E1। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 = होगा 1/4πε0 के Q/ दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है, PA का स्क्वायर। तो रख दिया जाए 1/4πε0 के Q/ PA का मान है आपका क्या है, √r² + L² का होल स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो कर्णी गायब हो जाता है। इस प्रकार से आपका E1 = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/ कर्णी गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, R² + L²। इक्वेशन फर्स्ट। जो अगर हम बात करें Q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण जो तीव्रता लग रहा है वो तीव्रता क्या होगा, वो तीव्रता जो E1 होगा वो किधर कार्य करेगा उसकी बात किया जाए। चूंकि यहाँ पे माइनस आवेश है और जो भी हम बिंदु लेते हैं उस पर हमेशा कौन सा आवेश मानते हैं, उस पर हमेशा धन आवेश मानते हैं। तो माइनस आवेश, यहाँ पे कौन सा माइनस आवेश है, यहाँ पे प्लस आवेश है। तो माइनस और प्लस आवेश के कारण जो कार्य करेगा तीव्रता, वह तीव्रता क्या होगा, तीव्रता E1 होगा। और तीव्रता कैसी होगी, आकर्षण की तीव्रता होगी। इस प्रकार से जो आपका आकर्षण का कार्य करेगा मान, वो किधर हम काम करेगा, वो इधर कार्य करेगा E1। इसी प्रकार चलिए +q, ये +q है, +q आवेश के कारण
के कारण प्लस Q आवेश के कारण जो P पर तीव्रता होगा, P पर तीव्रता क्या होगा भाई, P पर तीव्रता E2 होगा और उस E2 का मान क्या होगा, उस E2 का जो मान होगा वह होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे दूरी क्या है PB, तो दूरी PB का स्क्वायर, दूरी क्या होगा PB का स्क्वायर। तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे PB का मान क्या है, जो PB का भी मान क्या होगा वही होगा R स्क्वायर होगा प्लस L स्क्वायर होगा और वही PA का मान होगा। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाएंगे तो करड़ी लग जाएगा। तो E2 का जो मान होगा वेक्टर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के करड़ी गायब Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब मैटर ये है कि अब E2 की कार्य तीव्रता होगी जो P पर, वो किधर कार्य करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है धन आवेश है और वहां पे भी हम क्या मानते हैं धन आवेश। तो धन आवेश और धन आवेश समान प्रकार के चार्ज हैं और समान प्रकार के चार्ज के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिकर्षण बल होगा वो किधर कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल आपका इस प्रकार से इधर कार्य करेगा। अब अगर हम क्या मान लें, इस AB के समांतर एक रेखा खींचे, कौन सा रेखा खींचे, रेखा MN खींचे, किसके समांतर AB। यदि मैं AB के समांतर रेखा क्या खींचे, यहाँ क्या है N है, ये मेरा मैटर वापस क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। आ गया मैटर, थोड़ा सा इधर हो गया था। एक सेकेंड, थोड़ा समस्या हो रहा है। चलिए तो क्या कार्य करेंगे, चलिए देखा जाए। तो हमारा जो रेखा होगा वो क्या होगा, रेखा M और N होगा। वो हेडिंग चला गया, कोई बात नहीं, मैं हेडिंग फिर से लिख दूंगा, उसका टेंशन ना ले आप। तो MN होगा और जो MN होगा, MN जो होगा आपका समांतर किसके होगा, समांतर हो अगर AB की यदि वो समांतर होगा MN, तो सीधी सी बात है जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनेगा और जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनेगा। अब सोचोगे ये कैसे हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए। दो समांतर अगर लाइन है, एक तिर्यक लाइन गई है, ये जो कोण है वह यहाँ की कोण है और ये जो कोण है वह यहाँ की कोण हुई। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी आधार पे एकांतर कोण से कौन सा नियम लगाए हैं, एकांतर का नियम लगाकर ये कोण और ये कोण हमने क्या कर लिया बराबर। वैसे ये कोण और ये कोण भी क्या कर लिया बराबर, तो ये कोण बराबर होंगे।
क्योंकि प्लस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस के कारण क्या लगेगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। वो जो तीव्रता काम करेगा वो क्या काम करेगा, वो काम करेगा E2। E2 का वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि P पे कुल परिणामिक तीव्रता कितनी होगी, तो परिणामिक तीव्रता की अगर बात करें हम, तो आपकी देखिए परिणामिक तीव्रता फर्स्ट हम देखेंगे इधर कास का जो थोड़ा वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर हमको जरूरत पड़ेगा थीटा की वैल्यू का। चलिए पहले अभी हम हल कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो क्या था हमारा डायग्राम, परिणाम यही था, परिणाम ये था, ये काम कर रहा था E2 और इधर काम कर रहा था E1 और ये आपका इधर तो थीटा था और इधर भी क्या था, थीटा। तो ऐसे लंब खींचेंगे, यहाँ भी लंब होगा और यहाँ भी लंब होगा। तो चूंकि ये पॉइंट आपका P था, ये N था, ये M था, हम इधर से ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम इस डायग्राम को इतने वाले डायग्राम को उठाकर उस बिंदु पर दिखा रहे हैं। इधर देखिए ये आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम निकालना चाहें कि अगर कर्ण पता हो और आधार निकालोगे तो कर्ण आधार किसमें होता है, कास में होता है। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्योंकि आधार क्या है, आधार आपका MP1 मान ले, MP1 है और कर्ण क्या है, E2 है। इस प्रकार से MP1 बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। इसी प्रकार हम इसके लिए बात करें, कर्ण ये E1 है और आधार इसका परिणाम जब निकालेंगे आधार ये होगा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आधार क्या होगा, इसको MP2 मान ले, इसको मान ले। तो M अर्थात इसको A2 लगाते हैं, 2 मान लो, और ये 1 वाला है तो इसको हम MP1 मान लें, उसी आधार को MP1 बटे कर्ण क्या है, E1। इस प्रकार से MP1 जो होगा वो क्या होगा, E1 cos थीटा। तो आपको पता है MP1 भी इधर ही कार्य, चूंकि इसी बिंदु से MP1 भी इधर ही काम कर रहा है और MP2 भी इधर ही काम कर रहा है, MP2 भी इधर ही काम कर रहा है। दोनों की परिणामी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। परिणामी जो होगा दोनों के तीव्रताओं का योग हो जाएगा। तो जो P बिंदु पे परिणामी आएगा, P बिंदु पर परिणामी जो तीव्रता होगा तीव्रता E, क्या होगा, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या होगा, MP1 प्लस MP2 होगा। चूंकि MP1 क्या है, E1 cos थीटा प्लस MP2 क्या है, E2 cos थीटा। चूंकि एक बार पीछे गौर करो, जितना E1 है उतना ही E2 है, E1 और E2 सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि E1 बराबर E2 बराबर कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हम इसको बोल सकते हैं। तो मैं वहां पर लिख सकता हूं, परिणामी जो E होगा उसको लिख सकता हूं 2E1 cos थीटा बराबर 2E2 cos थीटा। चूंकि E1 E2 बराबर है, अब मान रख दिया जाए तो E बराबर 2 E1 रखो या E2 रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, और Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब थोड़ा देखा जाए cos थीटा की वैल्यू रखते हैं, कैसे रखेंगे, थोड़ा पीछे आइए। इस त्रिभुज से हम cos थीटा का मान निकालेंगे। त्रिभुज PAO से जो cos थीटा आएगा वही त्रिभुज PBO से आएगा। त्रिभुज
पी ए ओ से cos थीटा का अगर मान निकालोगे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। चूंकि आधार क्या है आपका L है और कर्ण क्या है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। यही cos थीटा का मान हम उस इक्वेशन में रख देंगे। किस इक्वेशन रख देंगे? यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू में पीछे देखा, क्या देखा? यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या देखा? एल अपान अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। चूंकि आप जानते हो कि गुणा में यदि आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 1 घात है, यहाँ 1/2 घात है, जोड़ दीजिए 1 प्लस 1/2। तो क्या आएगा? 2 1 का 2 और 1 3। तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल पावर कितना होगा? 3/2 होगा। चलिए क्या रखेंगे? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल पावर 3/2। आप जानते हो, क्या जानते हो कि 2ql बराबर होता है P। P को क्या करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है इसका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है भाई? आघूर्ण इसका नाम है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसका मतलब 2ql की जगह क्या रख सकते हैं? P। तो इस प्रकार से हम परिणाम में लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव है, उसमें जो L है वो केंद्र से R दूरी की अपेक्षा L बहुत छोटा है। जब L बहुत छोटा है तो उस स्थिति में जोड़ने अथवा घटाने में बहुत छोटे मान को छोड़ सकते हो, लेकिन गुणा में छोड़ नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर R की वैल्यू अगर होती 1000 सेमी होती और L की वैल्यू होता 0.001, तो इसमें अगर रखते आप तो 1000 का वर्ग करते शायद आता 1 लाख, प्लस 0.001 का वर्ग करते 0.0000 और क्या आ जाएगा? 01। अब इतने में ये वैल्यू जोड़ें अथवा ना जोड़ें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि L बहुत छोटा है R से। तो L को हम जोड़ने अथवा घटाने में छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि R is very greater than L। L को जोड़ने अथवा घटाने पर छोड़ने पर, तो L को छोड़ दोगे तो वेक्टर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटा आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। चूंकि घात का बड़ा घात में होता है तो इसका बड़ा इसमें होगा तो ये कट जाएगा। तो वेक्टर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटा r³। आप जानते हो कि वायु के लिए K बराबर 1 होता है। इस प्रकार से हम अच्छी स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख सकते हैं 1/4πε0 P/r³। जबकि अच्छी वाला क्या आया था, यहाँ 2 आया था, निरक्षी वाला क्या है, यहाँ 2 नहीं है। बस इतना ही अंतर है, यही आपका डेरिवेशन है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट भी करिए। और इसी प्रकार आपको हर चैप्टर का, हर एक हेडिंग का वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।